नमस्कार दोस्तों, आज हम असित कुमार हल्दर के कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदुओं को फिर से पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा कि असित कुमार हल्दर गुफाओं की प्रतिलिपि बनाने के लिए जाते हैं। उनमें से हम लोगों ने अजंता गुफा देखा था, तो उसमें एक पॉइंट और भी हम लोग जान लें जो एग्ज़ाम की दृष्टि महत्वपूर्ण है। तो जो अजंता गुफा की प्रतिलिपि बनाने के लिए असित कुमार हल्दर जाते हैं, तो उसका जो बाद में उन प्रतिलिपियों का जो प्रकाशन होता है वो 1915 में लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में इसका प्रतिलिपियां बनाई जाती हैं। तो 1915 में अजंता फ्रेस्को नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की जाती है लंदन से। तो ये कभी कभी प्रश्न आता है कि लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में जो प्रतिलिपियां बनाई गई थी वो किस रूप में प्रकाशित हुई, तो पुस्तक के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुई, तो अजंता फ्रेस्को के नाम से। और किस सन में प्रकाशित हुई, तो 1915 में। एक क्वेश्चन, ये अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे। अब आते हैं हम जोगीमारा गुफा में। तो जोगीमारा गुफा बनाने के लिए 1914 में जाते हैं और असित कुमार हल्दर और समरेंद्रनाथ गुप्त, पॉइंट ध्यान रखिएगा कि असित कुमार हल्दर और समरेंद्रनाथ गुप्त ये वही समरेंद्रनाथ गुप्त है। अगर यहाँ एक क्वेश्चन और भी हम बना सकते हैं और आता भी है कि समरेंद्रनाथ गुप्त तो पहले ये मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर में ये प्रिंसिपल थे, और जिस वक्त ये प्रिंसिपल थे उस वक्त अब्दुल रहमान चुगताई इनके शिष्य थे, वो भी बंगाल शैली के थे। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकाल लिया गया। तो इस हिसाब से जोगीमारा 1914 में असित कुमार हल्दर, समरेंद्रनाथ गुप्त। अगला पॉइंट तुरंत ही दिमाग में आ जाना कि समरेंद्रनाथ गुप्त ये मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर के ये क्या थे, प्रिंसिपल थे। असित कुमार हल्दर बाद में लखनऊ के भी ये प्रिंसिपल बनाए गए। जिस समय ये प्रिंसिपल होते हैं समरेंद्रनाथ गुप्त, अब्दुल रहमान चुगताई उस समय इनकी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, इनके शिष्य होते हैं। तो ये कई क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, यहीं पढ़ लेंगे। फिर बाग गुफा आते हैं। तो बाग गुफा 1921 में नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर और सुरेंद्रनाथ कौर, यहाँ था समरेंद्रनाथ गुप्ता, यहाँ है सुरेंद्रनाथ कौर। यहाँ जोगीमारा में नंदलाल बोस जाते नहीं हैं। एक गुफा छोड़ के नंदलाल बोस फिर बाग में आते हैं, अजंता में जाते हैं फिर बाग में आते हैं, बीच में जोगीमारा में नहीं रहते हैं। तो 1921 में नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर और सुरेंद्रनाथ कौर ये जाते हैं बाग गुफा की प्रतिलिपि बनाने के लिए। और उसमें भी इससे पहले 21 से पहले 17 में ग्वालियर रियासत, पहले ग्वालियर रियासत के अंडर में ही आता था ये बाग गुफा। तो उस रियासत के कहने पर ये जांच परख के लिए 1917 में एक बार जाते हैं। फिर उसके बाद में 1921 में ये नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, सुरेंद्रनाथ कौर ये गुफाओं की प्रतिलिपि बनाने के लिए जाते हैं। तो इस तरह से। अच्छा, अब संरक्षित कहाँ कहाँ पे हैं ये भी प्रश्न बनता है। तो अगर देख लेंगे तो अजंता वाला तो वहाँ लंदन के साउथ केसिंगटन के भारतीय विभाग में वहाँ पर वो संरक्षित हैं। दूसरा जोगीमारा गुफा ये भारत सरकार के पुरातत्व विभाग, ये भी ध्यान में रखिएगा कि आ सकता है कि जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपि बनाने के लिए किसने निमंत्रण दिया था, तो भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने इनको निमंत्रण दिया था जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपि बनाने के लिए। तो इस तरह से इसका जो प्रतिलिपि है वो भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में संरक्षित है। बाग गुफा है, तो बाग गुफा ग्वालियर के गुजरी महल में या ग्वालियर के पुरातत्व विभाग में इसका जो है प्रतिलिपियों को संरक्षित किया गया है, संग्रहित है। तो इस तरह इनकी प्रतिलिपियां कहाँ संरक्षित हैं, किन किन लोगों ने प्रतिलिपियां बनाई, ये सबसे प्रश्न आते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ें भी, अगर यहाँ से एक क्वेश्चन है तो यहाँ से भी हम बना सकते हैं कि जिस तरह अजंता गुफा की खोज 1819 में जॉन स्मिथ ने की, फिर यहाँ पर हम बना सकते हैं कि बाग गुफा की खोज 1818 में डेंजर फील्ड ने की। तो क्वेश्चन हमें निकालते जाना है हम जब भी पढ़ें। अब असित कुमार हल्दर 3 स्कूल में गए, शांति निकेतन के कला भवन में भी वो जो है पढ़ाते हैं, अध्यक्ष शांति निकेतन के कला भवन में असित कुमार हल्दर प्रिंसिपल होते हैं। फिर उसके बाद में राजस्थान के महाराजा स्कूल ऑफ जयपुर आर्ट में भी वहाँ पे वो प्रिंसिपल होते हैं। उसके बाद में जो है लखनऊ कला विद्यालय में प्रिंसिपल होते हैं। तो 3 जगह पे प्रिंसिपल होते हैं और तीनों गुफाओं की प्रतिलिपि बनाने के लिए जाते हैं। तो ये खासियत इनकी हुई, 3 विद्यालय 3 गुफा। और इससे संबंधित हमारे जो प्रश्न बनेंगे वो भी हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं
इनकी कुछ खास इम्पॉर्टेंट बिंदुओं पर। 1934 में इन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट लंदन से इनको फेलोशिप प्रदान की गई थी। ये पहले ऐसे भारतीय कलाकार थे जिन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट लंदन से फेलो मिला था। 1941 में इनको ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मानित किया गया और इनको राय साहब की उपाधि दी गई। 1959 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का इन्हें सदस्य नियुक्त किया गया। तो ये इनकी कुछ सम्मान थे, कुछ सदस्य इनको नियुक्त किया गया था राष्ट्रीय ललित कला अकादमी में। इनके बारे में कुछ कथन है। अवनी बाबू ने कहा था, यहाँ पर प्रश्न भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं। अवनी बाबू ने इनके बारे में यानी अवनींद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि क्षितीन्द्र वैष्णव विषय में सिद्ध है, मैं मुगल विषयों में सिद्ध हूँ, नंदलाल पौराणिक विषयों में, किंतु असित कुमार हलदर तो असीम है। ये कथन था असित कुमार हलदर के लिए जो है अवनींद्रनाथ टैगोर के। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इनके बारे में कथन कहा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि तुम चित्रकार ही नहीं बल्कि एक कवि भी हो, तुम्हारी तूलिका से तो रस की धारा बहती है। और दूसरा कथन था जब इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 का, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इनकी विश्वविख्यात के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने असित कुमार हलदर ने एक धड़ से अवाक्ष मूर्ति भी बनाई थी। तो उस मूर्ति को देखने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ये तुम्हारी आत्मा का स्वतंत्र विकास है कि तुमने मिट्टी में भी प्राण फूंक दिए। रूप तो मेरा है किंतु आनंद तुम्हारा है। ये कथन रविंद्रनाथ टैगोर ने असित कुमार हलदर के लिए कहा था। तो ये सारे कथन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो बेहतर है। और ध्रुव, इनकी एक तस्वीर थी तस्वीर नहीं, एक चित्र बनाया था ध्रुव 1914 में। तो ये भी एग्जाम में आता है और आ चुका है कि जो ध्रुव चित्र बना था असित कुमार हलदर का, वो किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? तो मिथ्स ऑफ हिंदू एंड बुद्धिस्ट नामक पुस्तक में इनको प्रकाशित किया गया था। और कब प्रकाशित हुआ था? तो 1914 में। असित कुमार हलदर ने लगभग 40 पुस्तकों की रचना की है। सब ये प्रश्न के रूप में आते रहते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। असित कुमार हलदर ने लगभग 40 पुस्तकों की रचना की है। इनकी जो सबसे पहली पुस्तक थी वो ललित कला की धारा थी। ललित कला की धारा पहली पुस्तक थी। रूपदर्शिका, गौतम गाथा, फिर जो है भारतीय चित्रकला। अब यहाँ जो भारतीय चित्रकला है, ये एक और राइटर हैं जो फेमस है, जो वाचस्पति गैरोला, इन्होंने भी भारतीय चित्रकला लिखी है। तो ध्यान देना, और विकल्प में दोनों तो देगा नहीं। तो अगर भारतीय चित्रकला असित कुमार हलदर है तो वो होंगे, अगर वो नहीं है तो वाचस्पति गैरोला होंगे तो वो होंगे। तो भारतीय चित्रकला भी इनकी है, असित कुमार हलदर की, और वाचस्पति गैरोला की भी है। और वाचस्पति की जो भारतीय चित्रकला है उसमें अजंता के चित्रों को 3 वर्गों में, रूप, वैदिक और वर्णनात्मक, इन सब चीज़ों में बांटा है। उसके बाद है इंडियन कल्चर एट अ ग्लांस, एक नज़र में भारतीय सभ्यता। तो इंडियन कल्चर एट अ ग्लांस। फिर आवर हेरिटेज इन आर्ट, आवर हेरिटेज, हमारी विरासत, इन आर्ट, कला में। तो हिंदी भी पूछ लेता है, तो कला में हमारी विरासत। आर्ट एंड ट्रेडिशन, कला और परंपरा, तो आर्ट एंड ट्रेडिशन भी इनकी है। अच्छा, और जो इंडियन कल्चर एट अ ग्लांस है, इसमें जो है असित कुमार हलदर ने सिंधु सभ्यता से लेकर महात्मा गांधी तक का जो है चित्रों के रूप में उकेरा है। और लगभग इनके 30 चित्रों को यूपी सरकार ने प्रकाशित किया था। ध्यान देना, 30 चित्रों को यूपी सरकार ने प्रकाशित किया था। किस पुस्तक से? इंडियन कल्चर एट अ ग्लांस। असित कुमार हलदर ऐतिहासिक विषयों का विशेषकर इन्होंने चित्रण किया है। तो इस तरह से, और इन्होंने बुद्ध के जीवन पर भी 30 चित्र बनाए हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि असित कुमार हलदर ने बुद्ध के जीवन पर कितने चित्रों को श्रृंखला के रूप में बद्ध किया है? तो 30 चित्रों को। ठीक। और रविंद्र के कहने पर मेघदूत और ऋतसंहार का भी इन्होंने चित्रण किया। तो मेघदूत और ऋतसंहार ये कालिदास की रचना है। मेघदूत यानी कालिदास, बहुत से लोगों ने मेघदूत के ऊपर जो है चित्रांकन किया है। तो मेघदूत यानी कालिदास की रचना है, जिसमें एक बिरही जो यक्ष का
कुबेर द्वारा श्राप दे दिया जाता है यक्ष को, क्योंकि ये इतना ज़्यादा कामासक्त में ये लीन हो जाता है कि अपने काम धंधों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो कुबेर के श्राप के कारण ये पर्वत पर निर्वासित जीवन जीता है। तो उसी को यक्ष और यक्षी के ऊपर बहुत से कलाकारों और चित्रकारों ने इसका चित्रण किया है। तो उसमें जो है असित कुमार हलधर ने भी रविंद्रनाथ के कहने पर मेघदूत और ऋतुसंहार का बंगला में अनुवाद किया, फिर उसके बाद इनका चित्रण किया। अच्छा, यही एक और चीज प्रश्न बनेगा, जब हम पढ़ रहे थे शैलेंद्रनाथ डे के बारे में भी पहली वीडियो में थोड़ा बहुत चर्चा किया गया था। तो शैलेंद्रनाथ डे ने भी मेघदूत का चित्रण किया है, वो राय कृष्णदास के कहने पर। ऐसे हम देखते हैं हरिहर लाल मेढ़ ने भी मेघदूत का जो है चित्रांकन किया है। तो हरिहर लाल मेढ़, शैलेंद्रनाथ डे और यहाँ पर असित कुमार हलधर ने मेघदूत का भी इन्होंने पहले बंगला में, ये मेघदूत और संघात संस्कृत में है। प्रश्न ये भी आता है कि ये किस भाषा में है, तो पहले संस्कृत में है, मूल भाषा संस्कृत है। फिर उसके बाद असित कुमार हलधर ने बांग्ला में अनुवाद किया, फिर उसके बाद उसका चित्रण किया है। अब इनके चित्रों पर नजर डालते हैं। असित कुमार हलधर के कुछ प्रमुख चित्र हैं, जिसमें ख्यालिसा सांग्स, मतलब इसमें बस एग्जाम में तो यही पूछ लेगा कि ख्यालिसा सांग किसकी रचना है, तो असित कुमार हलधर की है। वैसे इसमें एक भिखारी स्त्री एक बुजुर्ग को अपने कपड़े निकाल कर दे देती है और खुद पेड़ों के पीछे छुप जाती है, ऐसा इसमें इनको चित्रांकन किया गया है। उसके बाद रासलीला है इनका। रासलीला तो वैसे भी हमने देखा कि जॉर्ज पंचम जब आते हैं तो असित कुमार हलधर जो वहाँ के स्वागत सामियाना टेंट हाउस होता है, तो उसका विषय जो होता है वो रासलीला ही होता है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि इन्होंने ऐतिहासिक विषयों को लेकर चित्रांकन किया है, जैसा कि हमने देखा इंडियन कल्चर एट अ ग्लांस में उन्होंने लगभग 30 चित्रों को जो है लिया था, जिसे यूपी सरकार ने प्रकाशित किया था। उन्हीं में से था जैसे वाकाटक पर शासन करने वाले गुप्त, ग्रीक हेलियोडोरस का हिंदू यानी वैष्णव धर्म में रूपांतरण, ये भी बनाया था। द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, संगीत की लौ। ये प्रश्न आता है कि हलधर की मधुरता का महान स्मारक किसे माना जाता है, तो वो है द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, संगीत की लौ। बुझी हुई लो भी इन्हीं की है। उसके बाद भारत माता भी बनाया है असित कुमार हलधर ने। भारत माता आपके जो है अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी बनाया है, अमृता शेरगिल ने भी भारत माता बनाया है। तो इस तरह से ये दिमाग में मैंने एक मतलब ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत माता का चित्रांकन किन्होंने किया है, और 3 विकल्प दे देगा कि असित कुमार हलधर, अवनींद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, और एक में से नहीं देगा तो ये तीनों रहेंगे और एक नहीं। मतलब भारत माता का जो चित्रांकन है वो अमृता शेरगिल ने भी किया है, मदर इंडिया, और उसके बाद में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी किया है, असित कुमार हलधर ने किया है। तो ये दिमाग में बना रहे। उसके बाद प्रारब्ध भी इन्हीं का था, साह अस्तित्व भी इन्हीं का है, जगई मगई, जंगल की आत्मा। आप देखिए यहाँ प्रकृति, अभी ऐतिहासिक विषय देख रहे थे और असित कुमार ने अब प्राकृतिक विषयों को भी चुना है, जैसे जंगल की आत्मा, झरने की आत्मा, हवाओं की शक्ति, ऋतुओं का नृत्य। उसके बाद इन्होंने चैतन्य और डाकू, प्यार में धोखा, प्यार में युति, रोजी रोटी, और इनकी एक और खासियत थी, इन्होंने लेसिट शैली या कहिए एक लेसिट तकनीक का इन्होंने मतलब इजाद किया था। उसमें से क्या था कि लकड़ी पर पहले कास्ट की लाख की वार्निश कर ली जाती थी, कास्ट पर लकड़ी पर लाख की वार्निश की जाती थी, फिर उसको टेम्परा विधि से उस पर चित्रण किया जाता था। एक नई इनकी तकनीक थी। तो इसलिए असित कुमार हलधर जो लेसिट शैली के जनक माने जाते हैं। और कभी कभी प्रश्न आता है कि लेसिट शैली किसका मतलब किसने, या लेसिट शैली का किसने आविष्कार किया या इसके जनक कौन है, तो वो असित कुमार हलधर हैं। इसके साथ साथ हम इस पर और इनके बारे में जान लें कि असित कुमार हलधर का जैसे यूपी सरकार का इनका काफ़ी ज़्यादा सराहनीय काम रहा है यूपी सरकार का उस समय, क्योंकि इनके नाम का इलाहाबाद जो म्यूजियम में है, इनके
नाम का अपना एक अलग भवन ही है, हलदार भवन। तो इसमें खुद की इनकी प्रतिमा है। प्रश्न भी आता है कि कौन ऐसा आर्टिस्ट है उनके ही म्यूजियम में उनकी अपनी खुद की मूर्ति है, तो वो असित कुमार हलदार है। और साथ ही साथ रविन्द्रनाथ टैगोर की जो इन्होंने मूर्ति बनाई थी, जो शिल्पकृति की थी, वो भी हलदार भवन में है। और ये भी प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक असित कुमार हलदर के चित्र कहाँ पर हैं, तो इलाहाबाद म्यूजियम में। इलाहाबाद म्यूजियम में कहाँ पर है, हलदार भवन में। लगभग इनके कितने चित्र हैं हलदार भवन में, तो लगभग इनके 35 चित्र हैं जो है हलदार भवन में। और इनके लिए इनके ही नाम से लखनऊ में एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम भी है। तो यूपी सरकार ने भी इनको बहुत मतलब सम्मान योग्य सम्मान का स्थान दिया। तो इस तरह हमने असित कुमार हलदर के हमने इस टॉपिक को पढ़ा। अब अगले टर्म में हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर, एग्जाम की नज़र से जो इम्पॉर्टेंट होंगे और महत्वपूर्ण होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।